नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए रिवीजन करने वाले हैं। पोर्शन क्या क्या आपको पता है? पोयम 3 रसकान के पद, लेसन 3 आत्मनिर्भरता, ग्रामर 3 क्रिया और निबंध कॉम्पोजिशन 1 पर्यावरण। मीनिंग्स, कवि परिचय पोएम में और क्वेश्चन आंसर्स ई या सी। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, रसकान के रसों की खान के कथन स्पष्ट कीजिए। रसकान की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रसों की प्रधानता है। उनकी रचनाएं पढ़ने वालों को रस के सागर में डुबो देती है। पाठक का मन उड़कर रसभूमि पहुंच जाता है। इस तरह पाठकों तक रस की हिलोरों को पहुंचाने की क्षमता के कारण रसखान स्वयं रस के खान कहे गए हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, रसखान के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रसखान की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रसों की प्रधानता है। उनकी भाषा बिल्कुल सरल और स्वाभाविक है। माधुर्य और सौंदर्य का प्रभाव दोनों रसखान की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाव और भाषा दोनों में सुंदर सामंजस्य है। जैसा भाव वैसी भाषा है। रसखान के अपने काव्यों में अलंकारों के लिए कहीं भी विशेष प्रयास नहीं किया। उनकी रचनाओं में अलंकार अपने आप आकर चिपक गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, रसखान की कृष्ण भक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। रसखान दिल्ली के पठान थे, फिर भी वह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान श्री कृष्ण की निकटता चाहते थे। हर घड़ी श्री कृष्ण को देखना चाहते थे। कृष्ण से संबंधित वस्तुएं रखना रसखान को प्रिय है। रसखान श्री कृष्ण को भक्तवत्सल और भक्त पराधीन मानते हैं। रसखान एक गोपिका का वर्णन करते हैं जो अपनी आकृति को श्री कृष्ण की आकृति जैसी बना लेती है। यह भक्ति की उन्मत्त अवस्था है। वास्तव में रसखान अपनी भक्ति भावनाओं को ही एक गोपिका के कथन के रूप में व्यक्त करते हैं। फोर्थ वन, रसखान कृष्ण दर्शन के लिए क्या क्या चाहते हैं। रसखान के मन में श्री कृष्ण को देखने की भारी इच्छा है। वे गोकुल गांव में ग्वालों में एक बनना चाहते हैं। ऐसे सौंदर्य में वे श्री कृष्ण को जी भर देख सकेंगे। वे गोकुल की गायों में एक गाय बनना चाहते हैं। इससे भी उनको श्री कृष्ण को देखने का मौका मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने वर्ष से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धनगिरी को एक छतरी की तरह उठाया था। रसखान उस पहाड़ का एक पत्थर बनना चाहता है। इस संदर्भ में उनको श्री कृष्ण को देखने का अवसर मिलेगा। कालिंदी नदी के किनारे कदम का एक पेड़ था। श्री कृष्ण उसी पेड़ पर चढ़कर नदी में कूदकर खेला करते थे। रसखान उस पेड़ पर रहने वाले एक पक्षी बनना चाहते हैं। इससे भी वह श्री कृष्ण को देख सकेंगे। नेक्स्ट, रसखान के कृष्ण की महिमा का उल्लेख किस प्रकार किया। भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं। भगवान अपने भक्त की भक्ति से मुक्त होकर उसके निकट आते हैं। वे अपना गौरव भूलकर भक्तों की सेवा करते हैं। सहस्त्र फन वाले आदिशेष भगवान शंकर, विनायक, सूर्यदेव और देवराज इंद्र सभी लगातार श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। वेद श्री कृष्ण को अनादि, अनंत, अखंड, अछेद और अभेद कहते हैं। नारद मुनि से लेकर सुख तक और व्यास मुनि से लेकर सभी बराबर श्री कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं। फिर भी वे सब पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की महिमा गा नहीं पाकर हार गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी विराट है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की अनपढ़ बालिकाएं एक दोने पर छाछ दिखाकर नचा रही हैं। 6 वन,
रसखान को कृष्ण प्रेमी का रूप वर्णन कीजिए। रसखान ये कृष्ण प्रेमी का रूप वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली वह गोपिका कहती है कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से युक्त मुकुट पहनूंगी, अपने गले में उनकी ही तरह फूलों की माला पहनूंगी, मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनूंगी, मैं हाथों में लाठी लेकर गायों और गो बालिकाओं के साथ घूमूंगी। कृष्ण से संबंधित हर चीज़ मुझे लुभाती है, इसलिए मैं उन चीज़ों को अपनाकर कृष्ण का नकल करूंगी। श्री कृष्ण की तरह मैं भी मुरली को अपनी होठों पर रखूंगी। इसी तरह श्री कृष्ण के प्रेमी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। नेक्स्ट वन इज सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ERC नंबर 1, मानुष हौ तो वही रसखानी बसौ ब्रज, गोकुल गाँव में ग्वारन, जो पशु हौ तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद की देनु मंजारन, पाहन हौ तो वही गिरी कौ, जो दरियों कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हौ तो बसेरा करौ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। नेक्स्ट सेकेंड ERC, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हव, गुंज की माल घरे पहिरऊंगी, ओडी पीताम्बर ले लकुडिपन, गोदन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भावतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरऊंगी, या मुरली मुरली धर की अदराम धरी अदरा धरऊगी। थर्ड ERC, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाही निरंतर गावई, जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटई, पचिहारे तहु पुनि पार न पावई, काहीं अहीर की चौहरियाँ, छचिया भरी छाचपे नाच नचावे। चलो अब हमें लेसन की तरफ देखने वाले हैं। लेसन का नेम होता है आत्मनिर्भरता। इसमें कठिन शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स और सही या गलत, इतना है। कठिन शब्दार्थ को अपने आप से पढ़ लेना। चलो अब हमें क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता क्या है, इसका विकास कैसे करना चाहिए। अपने भरोसे पर रहना आत्मनिर्भरता है। अपने जीवन के लिए जितना धन चाहिए उतना धन स्वयं कमाना ही आत्मनिर्भरता है। हमें स्वयं प्रयत्न करके आत्मनिर्भरता का विकास कर लेना चाहिए। सरकार के कानून से चोर बदल नहीं जाता, मगर यदि यह स्वयं समझ पाएगा कि चोरी पाप हो तो सुधर जाएगा। महापुरुषों के जीवन संबंधी पाठ पढ़ते हैं। यदि उनके आदर्शों को हम अपनाएं तो आत्मनिर्भरता का विकास ज़रूर होगा। जापान आदि देश आत्मनिर्भरता के कारण ही उन्नति कर सके हैं। यह समझ पाएंगे तो आत्मनिर्भरता का विकास अपने आप होगा। किसी भी काम में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंच सकता जितनी आत्मनिर्भरता। इसका अनुभव होते ही आत्मनिर्भरता का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, मानव कल्याण कैसे हो सकता है, बताइए। जब मनुष्य आत्मनिर्भर होंगे तब मानव कल्याण ज़रूर होगा। मनुष्य आलसी होते हैं और अपने कार्य के लिए दैव को पुकारते हैं। मनुष्य को आलस त्यागना होगा। मनुष्य कानून से बदल नहीं जाते, उनको प्रयत्न करके अपने को सुधारना चाहिए। समूह के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आरंभ से ही मौलिक सुधार कर देना चाहिए। एक देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के निर्भरता आदि गुणों पर निर्भर है। इसलिए आत्मनिर्भरता को अपनाने से मानव कल्याण ज़रूर होगा। थर्ड वन, यूरोप के उन्नति का कारण बताइए। यूरोप की उन्नति तेज़ी से हो गई है। यूरोप से देश मनुष्य जाति के सरताज हो गए हैं। इसका एक ही कारण है, उन देशों के लोग अपने भरोसे रहते हैं। वे कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। वे आलस से पीड़ित नहीं हैं।
हर वक्त काम करते रहते हैं, वे परिश्रम से जी नहीं चुराते। 4th वन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भारतीय सभ्यता पुरानी है, यहाँ की संस्कृति अनूठी है, मगर बीच में कुछ समय विदेशियों के शासन में रहने के कारण सभ्यता में धब्बे आ गए। हमारे लोग अपने भरोसे रहना भूल गए। लोग निरी किस्मत और भाग्य पर विश्वास करने लगे। सबके सब आलसी हो गए और हर कार्य के लिए दैव को पुकारने लगे। मगर आज़ादी के बाद स्थिति बड़ी हद तक बदल गई है। भारतवासी मेहनती हो रहे हैं और भारत की उन्नति हो रही है। 5th वन, हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा है। हमारा देश कई 100 सालों तक यूरोपियों का गुलाम था। उन लोगों के साथ रहने से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता कई अच्छी बातें हैं और 2-4 बुरी बातें हैं। हम भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता की अच्छी बातों को कम और बुरी बातों को अधिक ले लिया। पहनावे ओढ़ावे आदि में उनका नकल करने लगे। पंक्ति में खड़ा रहना, गलत गलियों को साफ रखना, अपना काम स्वयं करना, इन अच्छी बातों को हमने ठुकरा दिया। बर्तन साफ नहीं तो दूध का क्या दोष, हम भारतीय ठीक तो पाश्चात्य सभ्यता का क्या दोष। मगर आजकल स्थिति में कुछ वांछित सुधार देखने को मिलता है। नेक्स्ट 6th वन, आत्मनिर्भरता का पाठ बच्चों का क्यों पढ़ाना चाहिए। आत्मनिर्भरता को मौलिक गुण बना देना चाहिए। यदि एक देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो वह देश उन्नति के शिखर पहुंचेगा। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है उनकी माता को वीर प्रेसु कहते हैं। पुरुष सिंह जैसा एक पुत्र अच्छा, गीदड़ों की विशेषता वाला 100 पुत्र भी किस काम के, ऐसे कहा जाता है। यदि एक देश के ज़्यादातर लोग आलसी हैं तो अन्य देश आलस को उस देश का पहचान बना देते हैं। देश की छवि को बनाए रखने के लिए, देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वे सब आत्मनिर्भरता पाठ के आगे कुछ भी नहीं है। 7th वन, आत्मनिर्भरता से होने वाले लाभ बताइए। आत्मनिर्भरता से कई लाभ हैं। हम जो काम करने चाहते हैं काम बिना देरी के तुरंत हो जाता है। हमें दूसरों के अपनापन भरे शब्दों को सुनना नहीं पड़ता। हमें आत्मसंतोष मिलता है, हमारा मन शांत रहता है। हमें किसी भी तरह के तनाव के ग्रस्त होने से खतरा नहीं रहता। बाहर वाले काम को बिगाड़ देते हैं, लेकिन हम स्वयं जो काम करेंगे वह सही सलामत होगा। आत्मनिर्भरता के कारण पूरा देश विकास करता है। सही या गलत, ऊंचे ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफ़ायदा है। सही, अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच में ही नहीं। सही, सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथ के समान है। सही, किसी ना अच्छा कहे हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। सही, सच पूछो तो जाति ही ऐसे ही सुधारे, एक एक व्यक्ति की समष्टि है। सही, खाली जगह भरिए, यहाँ डैश के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। हिंदुस्तान जाति गुणों के सरकार डैश के द्वारा रोक नहीं सकता। कानून, ऊंचे ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल डैश है, बेफ़ायदा। आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें डैश से मिलती है उसे मुकाबले में स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा कुछ नहीं करती है। कारीगरों, चलो अब ग्रामर के तरफ जाने वाले हैं। ग्रामर में क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पढ़ना, हंसना। सेकेंड वन, क्रिया के कितने भेद हैं उनका नाम बताइए। क्रिया के 3 भेद हैं, वे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है। उदाहरण, राम काम करता है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता। उदाहरण,
राम आता है। द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्म क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसके दो कर्म होते हैं, प्रधान कर्म और गौण कर्म। प्रधान कर्म कर्म कारक में और गौण कर्म संप्रदान कारक में होते हैं। उदाहरण, मौलिक नौकर को रुपये देते हैं। रुपये प्रधान कर्म, नौकर गौण कर्म। नेक्स्ट वन इज निबंध, कॉम्पोजिशन, पर्यावरण। इसमें प्रस्तावना, स्वार्थ, कारखाने, एयर कंडीशन, हानियाँ, समाधान, उपसंहार, इतने सारे बातें होते हैं। सब ध्यान से पढ़ लेना। अब अच्छे से पढ़ के जो अब तक हमें रिवीजन किया है उसे ध्यान से पढ़ लेना। अक्टूबर मंथली टेस्ट को अच्छे से लिख लेना। धन्यवाद।